आदाब दोस्तों, मैं हूं आरिफ। इस वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि मुस्लिम रूलर्स जो साउथ एशिया या इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पुरानी हिस्ट्री में आए थे, क्या वो हमलावर थे, बैरूनी हमलावर या फॉरेन इन्वेडर्स थे, या वो कोई हमारे कौमी हीरो थे, नेशनल हीरोज़ थे। और इसमें मैं इंक्लूड करूँगा भारत और पाकिस्तान दोनों के लोगों को। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि आए रोज़ कंट्रोवर्सीज़ क्रिएट कर दी जाती हैं इन मामलों के मतलब, और इसके पीछे ज़्यादातर होती है भारत में आरएसएस और उसके सपोर्टर्स, और पाकिस्तान में होते हैं नून लीगी या जिनको नवाज़ शरीफ के सपोर्टर्स और पटवारी भी कहा जाता है। तो आप लोगों को पता ही होगा कि रिसेंटली ख्वाजा आसिफ एक नून लीग के ही मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी महमूद गज़नवी के मतलब ऐसी एक बात कर दी थी कि महमूद गज़नवी कोई लुटेरा था। और ये वाली बातें अमूमन इंडिया में उनके भाई जो आरएसएस वाले हैं, वो किया करते हैं, बीजेपी वाले, आरएसएस इस तरह के लोग किया करते हैं। और नून लीग के लोग आपको पता ही है कि बहुत ज़्यादा मुतासर हैं। नवाज़ शरीफ वाजपेयी ने, मुझे याद है कि नवाज़ शरीफ की गवर्नमेंट थी, 1991 की बात है, उसने बाबरी मस्जिद शहीद की थी। तो नवाज़ शरीफ ने उसके बाद वाजपेयी को अपना भाई कहना शुरू कर दिया था। दूसरी कौमें होती वो मज़म्मत करती कि इसने ये गलत किया। कम से कम चलो आप जंग नहीं करते, मज़म्मत तो करते ही हैं, कोई और कार्रवाई नहीं करते। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने उसको अपना भाई डिक्लेयर कर दिया था उसके बाद। और इसके बाद ख्वाजा आसिफ़ भी चूँकि उन्हीं के ही एक करीबी रिश्तेदार दोस्त हैं, तो उन्होंने अब रिसेंटली कह दिया कि महमूद गज़नवी जो था वो लुटेरा था। तो ये बेसिकली उनकी लैंग्वेज बोल रहे हैं, जैसे कहते होते हैं ये तो उसकी बोली बोल रहा है। तो ये बेसिकली आरएसएस वालों की तालीमात हैं जो पाकिस्तान में फैलाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन ये जो आरएसएस की तालीमात हैं, ये कहाँ से आई हैं? ये बेसिकली जो ब्रिटेन वाले हैं, ये उनकी तालीमात हैं। आपको पता ही है कि मराठा जो से थे पुरानी हिस्ट्री में मुगलों के बाद, और ये अंग्रेज़ों और मुगलों के दरमियान में एक पीरियड था जिसमें मराठाज़ आए थे। वो बेसिकली मुगलों के खिलाफ ज़्यादा लड़े थे, ब्रिटिश के खिलाफ वो बहुत कम लड़े थे। और ये उन्हीं की औलादे हैं, जो आरएसएस वाले या ये पाकिस्तान में जो जो पटवारी तबका है। लेकिन ये तो आप लोग यही कहेंगे ना कि शायद मैं कोई इल्ज़ाम तराशी टाइप ही कर रहा हूँ, जिस तरह वो कह रहे हैं। एक हाइप सी क्रिएट कर रहे हैं, मैं भी वैसे ही कुछ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो लॉजिक इसमें कहाँ है? उनकी बातों में या मेरी बातों में? तो मैं इस सिलसिले में आप लोगों को 2 रूलर्स की और एग्ज़ाम्पल देनी चाहूँगा, जो भारत में ही आए थे या भारत के थे। तो एक है उनमें से अलेक्ज़ेंडर द ग्रेट, जिसको हम सिकंदर-ए-आज़म भी कहते हैं। आपने वो मुकद्दर का सिकंदर मूवी भी देखी होगी, उसमें भी हीरो सिकंदर बनाया होता है। तो ये एक अच्छा करैक्टर समझा जाता है। अब वो इंडिया शादी अटेंड करने आया था। मेरा आरएसएस वालों से और पाकिस्तान से के पटवारियों से, जो उन्हीं के ही भाई हैं पाकिस्तान में, ये सवाल है कि सिकंदर-ए-आज़म को आप आज़म कहते हैं, जैसे मुग़ल-ए-आज़म नहीं होता, या अकबर द ग्रेट कह देते हैं। तो इनको आप लुटेरे तो नहीं ना कहते? इतना इज़्ज़त वाला नाम है अलेक्जेंडर द ग्रेट, सिकंदर-ए-आज़म। वो भारत में शादी अटेंड करने आया था कि हमला करने आया था? लूट-मार करने आया था? तो ये जो यूरोपियन या ये जो ब्रिटेन वाले हैं, ये इसको इन्होंने कभी नहीं बताया आरएसएस वालों को या पाकिस्तान के पटवारियों को कि इन्हें भी लुटेरा कहो। इतनी दूर से अलेक्जेंडर द ग्रेट आपका चला आ रहा है, जो लुटेरा नहीं है, वो शादी अटेंड करने आया था पोरस की बहन के रिश्ते की के सिलसिले में आया था यहाँ पे। क्या करने आया था? या पोरस को अपनी बहन देने आया था? कुछ करने आया था ना, तो वो लूट-मार ही करने आया था ना, तो वो ग्रेट कैसे हो गया? ठीक है, तो उसे कभी किसी ने लुटेरा नहीं कहा, आरएसएस वालों ने भी, और ये क्यों ना ही पाकिस्तान के पटवारियों ने, क्योंकि जिनके ये दोनों गुलाम हैं, उन्होंने कभी उसे लुटेरा नहीं ना कहा। वो तो उसे दी ग्रेट कहते हैं ना, तो ये भी कहेंगे जो उनके गुलाम हैं, ठीक है? और ये तो अलेक्जेंडर द ग्रेट तो हो गई ना दूर की बात, ग्रीस, यूनान से आया था। अब इधर की बात कर लेते हैं, ये जो आपकी मौर्य डायनेस्टी है, ये जो मौर्य खानदान था,
इसके ये चंद्रगुप्त मौर्य और फिर उसका जो पोता था जिसको हम अशोक द ग्रेट कहते हैं। तो वो अफ़गानिस्तान दोनों क्या लेने गए थे? उन्होंने अफ़गानिस्तान पर हमले किए थे, अफ़गानिस्तान को अपनी सल्तनत का हिस्सा बनाया था। तो वो भी शादी-टंड करने गए थे अफ़गानिस्तान। लूट-मार ही करने गए थे ना, अपनी सल्तनत ही कायम करने गए थे ना। अब आ जाते हैं इनकी तरफ जिनको हम कहते हैं कि उन्होंने कोई लूट-मार करने आते रहे हो या वो कोई फ़ॉरेन इन्वेडर्स थे, ठीक है ना? अब अशोका और चंद्रगुप्त मौर्य अफ़गानिस्तान के इलाकों पर जाकर हमला करते हैं, उनको आपस में शामिल करते हैं और फिर उनको कहते हैं हम तुम्हारे अब लीडर हैं। तो क्या हुआ कि ये इनमें एक तल्लक कायम हो गया। अब वो फ़ॉरेनर तो ना रहे, तो वो तो सन ऑफ द साइल हो गए अफ़गानिस्तान वाले क्योंकि उनकी सल्तनत में आ गए ना जो मौर्य ख़ानदान की सल्तनत थी, एक राज था, उसके अंडर आ गए अफ़गानी। तो मौर्य वालों ने कहा अब तुम हमारा हिस्सा हो। तो इसका मतलब वो फ़ॉरेनर तो वो ना रहे। तो आप बताएँ कि इन्वेड किसने किया था? अफ़गानियों ने किया था या भारतीयों ने किया था? तो इंडिया ने किया था ना। तो अब ये इनको तो इन्होंने कभी लुटेरा नहीं कहा। इसको भी अशोक दी ग्रेट कहते हैं या अशोक आज़म कहते हैं। तो अशोक आज़म साहब जी अशोक लुटेरा क्यों नहीं है? तो ये अशोक दी ग्रेट कैसे हो गए? कि हमारी तो फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक जो भी बंदा किसी दूसरे के इलाके में जाके कब्ज़ा कर लेता है, उधर पैसे की खातिर जाता है, तो वो तो लुटेरा है, लूट-मार करने गया हुआ है, तो वो ग्रेट कैसे हो गया? ठीक है, अब अफ़गानों ने जब ये देखा कि यार वाह जी वाह जी, ये हम तो इनके ही लोग हैं, ये तो हमें बता रहे हैं हम तुम्हारे रूलर हैं। अब जब उनकी बारी आई तो उन्होंने कहा छोड़ना तो हमने भी नहीं है। अब ये आता है महमूद गज़नी वग़ैरह का दौर। अब ये गज़नी क्या है? वही अफ़गानिस्तान का इलाका जिसको भारत वालों ने कब्ज़ा किया हुआ था। उसने कहा थोड़ा-सा कब्ज़ा हम भी करें, इनको इन्हीं की डोज़ दें। अब वो आ गया, वैसे तो उसने पहले अफ़गानिस्तान के इलाकों पर ही कब्ज़ा किया था, अपनी सल्तनत को बढ़ाया था। बाद में वो इंडिया पे आ गया। 17 हमले उसने किए, जिनमें से 1-2 उसने ये इधर भी आया, ये जो सोमनाथ के मंदिर की बात की जाती है। अब ज़ाहिर-सी बात है शादी तो वो भी अटेंड करने नहीं था आया। ज़ाहिर-सी बात है पैसों के लिए आया था ना, तो वो उसने सोमनाथ के मंदिर में जो भी दौलत-शौलत थी, लेके घर चला गया और इधर अपने बंदे भी छोड़ गया हुकूमत करने के लिए। तो अब ये ना तो अलेक्जेंडर के पास कोई F-16 थे, वो उधर आया था, ना चंद्रगुप्त मौर्य के पास F-16 थे, ना महमूद गज़नवी के पास F-16 थे। तो इन इलाकों के लोग इनकी सपोर्ट किया करते थे। इन्होंने खाना-पीना भी तो होता था ना, तो ये इन्हीं से ही ले लेते होते थे। ख़ास तौर पर ये जो अफ़गानिस्तान वाले हैं, इनको तो हमेशा इंडिया में वेलकम किया गया। चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट को इधर किसी राजा पोरस ने वेलकम किया था या नहीं किया था? या चंद्रगुप्त मौर्य या अशोक द ग्रेट को जब ये उधर गए थे अफ़गानिस्तान वाले इलाकों की तरफ, इनको उन्होंने वेलकम किया था या नहीं किया था? इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था। सेम वे जब ये अफ़गानी आते रहे हैं ना, तो ये सोमनाथ का मंदिर तोड़ने के लिए महमूद गज़नवी नहीं आया था। इसको लॉजिस्टिक्स, हर किस्म की खाना-पीना, हर किस्म की चीज़ें, इन्हें तो बल्कि यहाँ पर वेलकम किया जाता था, जो भी अफ़गानी आया। बल्कि मैं आपको ये बता दूँ कि जो दिल्ली है ना, किसी को भी नहीं पता कि मौर्य सल्तनत का कैपिटल कौन-सा था। मैं आपको बता देता हूँ, राजगढ़ और पटना, ये थे इनके कैपिटल। ठीक है? और मैं आपको बता देता हूँ ये इंडिया वालों के जो आरएसएस वालों के या पाकिस्तान के पटवारियों के जो दूसरे हीरो हैं मराठा, तो इनका कैपिटल कौन-सा था? इनका कैपिटल था पुणे। तो किसी को पता आज पुणे कोई कैपिटल था भारत का कभी? या पटना और राजगढ़ कभी कैपिटल थे? तो कैपिटल किसको कौन-सा याद है? सारों को जो-सा कैपिटल याद है ना वो तो दिल्ली है। तो दिल्ली को महमूद गज़नवी के बाद आया था एक शहाबुद्दीन गौरी। महमूद गज़नवी आया था ना क्या कहते हैं 11वीं सदी में। तो वो शहाबुद्दीन गौरवी ये जो शहाबुद्दीन गौरी है वो आया था 13वीं सदी में इसके बाद। तो वो जब वापस जा रहा था ना उसने अपने एक जरनैल को इधर छोड़ दिया था दिल्ली वगैरह की तरफ। तो उस जब वो फ़ौत हुआ तो वो उसका जो जरनैल था ये जो कुतुबुद्दीन ऐबक था तो उसने 13वीं सदी में फिर ये दिल्ली को अपना कैपिटल बना लिया कि मैं तो इधर अपनी हुकूमत करूँ। और फिर उसने अपनी सल्तनत को एक्सटेंड भी किया। तो ये अफ़गानियों ने ही दिल्ली को कैपिटल बनाया हुआ है। पाकिस्तान में तो गौरी और ये जो है ना
दूसरे किस्म के जो मिसाइलों के नाम हैं, वो अफ़गानियों को अपने हीरो के तौर के ऊपर बता कर रखे गए हुए हैं। लेकिन ये अफ़गानी सिर्फ़ पाकिस्तानियों को हीरो नहीं है, पाकिस्तान में नहीं था दिल्ली। अफ़गानियों ने जौन-सा दिल्ली कैपिटल बनाया था, वो भारत का आज भी कैपिटल है। भारत का कैपिटल पुणे है, मराठा वालों का। भारत वालों का कैपिटल कोई मौर्य ख़ानदान का राजगढ़ और वो पटना है, जो बिहार में है, नहीं है। किसी को याद भी नहीं है कि ये इंडिया के कोई कैपिटल थे, जो हिंदुओं ने कभी बनाए थे या बुद्धिस्ट ने बनाए थे। मौर्य फैमिली बाद में बुद्धिस्ट ही हो गई थी ना अशोका के दौर में, पहले तो हिंदू थी, चंद्रगुप्त मौर्य के दौर में। ठीक है ना? तो ये जो अशोका था, वो तो बुद्ध मज़हब में चला गया था ना, तो ये अशोका के तो नहीं है, दिल्ली कैपिटल। तो ये अफ़गानिस्तान वाले आज तक इंडिया वालों के भी हीरो ही हैं। नहीं तो बदले कैपिटल अपना, राजगढ़, पूना या पटना बनाएँ, नहीं बनाएँगे। क्योंकि सारों को पता है कि इंडिया को जितना सँवारा ये जो अफ़गानी रूलर्स हैं, उतना किसी ने भी नहीं सँवारा। खिलजी हों, पता नहीं कौन-कौन से ये जो दिल्ली की सल्तनत थी, ठीक है? ये जब ये चली थी, इनका ही कैपिटल था ना, बाद में ये जो मुगलिया सल्तनत थी, जो मुगल आए थे, मुगल थे सेंट्रल एशिया के। वहाँ तक तो वो ये जो है ना आपकी ये जो थ्योरी है अखंड भारत थ्योरी, तो ये बेसिकली चंद्रगुप्त मौर्य और अशोका को देख के ही बनाई हुई है ना कि उनके ज़ेर-ए-असर चूँकि इलाके थे, चलो जी नेपाल भी होना चाहिए अखंड भारत में, तो श्रीलंका वैसे उनके अंडर तो नहीं था, या श्रीलंका को क्यों शामिल करते हैं अखंड भारत में मुझे नहीं समझ आई, लेकिन ये भी होना चाहिए, ठीक है, भूटान भी होना चाहिए और अफ़गानिस्तान भी होना चाहिए अखंड भारत में, ठीक है। और ये गांधी थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ था इस मामले में कि म्यांमार या वो जो जिसको बर्मा कहते थे अंग्रेज़ों के दौर में, वो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल ये ओवरऑल ऐसे जैसे होता है ना कि ये सारा का सारा एरिया ना पाकिस्तान समेत, तो अफ़गानिस्तान समेत, तो ये बेसिकली अखंड भारत, ठीक है। तो फिर ये बाहर के इन्वेडर कहाँ से हो गए? जब बंगाल है ही इंडिया का हिस्सा, नेपाल है ही इंडिया का हिस्सा, ठीक है, राजस्थान है ही इंडिया का हिस्सा, अफ़गानिस्तान है ही इंडिया का हिस्सा, तो फिर ये बाहर के कैसे हो गए? इन्वेडर कहाँ से आ गए? सिर्फ़ अपनी मर्ज़ी। पटवारियों और भगत के ना, अब मैं कोई बुरा लफ़्ज़ नहीं यूज़ करूँगा, जहालत में ना इन दोनों पार्टियों का पाकिस्तान और इंडिया में मुकाबला चल रहा है। जैसे वर्ल्ड कप नहीं होता, फाइनल खेल रहे हैं दोनों, जीतना पता नहीं किसने है जहालत में। वैसे तो मुझे तो लगता है कि मोदी भगत और आरएसएस वाले ना, ये तो जहालत के एक्सट्रीम ही है ना कोई, लेकिन पाकिस्तान के ये जो पटवारी हैं इनके भाई पाकिस्तान में, वो भी कोई कम नहीं है कि बंदा के फाइनल ये नहीं जीत सकते जहालत का। स्कूल से तो भागी हुई कौमें है ना ये कौमें, टेक्स्ट बुक किसी ने पढ़ी नहीं हुई। तो बस ऐसे ही करना है ना, मीडिया के ऊपर इनके बस वो चेले ये चमाट बैठे हुए हैं, सारा दिन बकवास करते हैं। एक बात को हिस्टोरिकली तौर पर, लॉजिकली तौर पर या सच के तौर पर ये आप मान ही नहीं सकते कि अशोका ने जाके अफ़गानियों को बताया कि तुम अब हमारे हो, हम तुम्हारे हुक्मरान हैं, ठीक है? तो अफ़गानियों ने सोचा कि चलो यार जब हम इनके हैं ही हैं, ठीक है, तो फिर हम भी थोड़ा-सा इंडिया का चक्कर लगा लें, हम भी थोड़ी-सी लूट-मार कर लें, हम भी थोड़े-से इन्वेडिंग कर लें। ठीक बात है ना कि जब आपने बता दिया मौर्य फैमिली के अंडर भारतीयों ने जाके अफ़गानी इलाकों में कि देखो जी हम आ गए हैं, तो हम ही तुम्हारे आज से चौधरी हैं, पीरो-मुर्शिद अब हम ही तुम्हारे हैं। ठीक है, तो उन्होंने कहा यार थोड़ा-सा पीरो-मुर्शिद तो हमें भी बनना चाहिए ना। इन्होंने क्या मज़ाक बनाया, रोज़ अफ़गानिस्तान में आ जाते हैं लूट-मार करने के लिए। अब अफ़गानियों का भी चल पड़ा, पहले जी महमूद गज़नवी चला आ रहा, ठीक है? और ये तो वो वक़्त है जब अफ़गानिस्तान ऐज़ ए भारत के कैपिटल के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा होता था। एक बंदा गज़नी से उठकर आ रहा है, तो दूसरा अफ़गानिस्तान के गौर से उठकर आ रहा है, तो तीसरा बंदा कोई बाद में भी आते रहे, जैसे ये अब्दाली वग़ैरह हैं, नादर शाह वग़ैरह हैं, बाद में भी आते रहे। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया ना कि 13वीं सदी में जब ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ये जो शहाबुद्दीन गौरी का जनरल था, उसने जब ये दिल्ली कोई सल्तनत अपनी के लिए कैप्टन बना लिया, वो नहीं गया उधर अफ़गानिस्तान, तो फिर अफ़गानिस्तान जैसे कैपिटल नहीं शिफ्ट हो जाता होता? कि अफ़गानिस्तान से दिल्ली बन गया कैपिटल, ठीक है? तो अफ़गानिस्तान में अब कोई और बंदा हुकूमत कर रहा है,
वो थोड़ा-सा अलहदा-सा हो गया, इधर दिल्ली चूँकि भारत में ही था, इधर ये कैपिटल बन गया। तो ये तो अफ़गानियों का बनाया हुआ कैपिटल है, ये मराठा ने थोड़ी बनाया हुआ है। यार ये चंद्रगुप्त मौर्य का कैपिटल थोड़ी है दिल्ली। तो ये अफ़गानी जोन से है ना, ये पाकिस्तान के मिसाइलों के नाम ही नहीं, इंडिया के मिसाइलों के नाम ही अफ़गानिस्तान के लोगों के ऊपर होने चाहिए। यही हमारे हीरो हैं। पहले ये था अफ़गानिस्तान कैपिटल, वहाँ से आके टैक्स कलेक्ट करते होते थे। ये लूट-मार कोई नहीं थी। सोमनाथ वालों के जो दौलत थी, उसके ऊपर अफ़गानियों का ही था हक। ये तो बाद में आके ब्रिटिश वालों ने बकवास की है कि हमारे तुम्हारे रूलर ना बेसिकली हम ही हैं, हम हैं। ये अफ़गानिस्तान तो अलग था। ये ब्रिटेन वालों ने किया हुआ है, सबसे पहली पार्टीशन अफ़गानिस्तान और इंडिया में हुई हुई है, कि अफ़गानिस्तान अलहदा हो गया हुआ है। क्योंकि बरतानवी उधर जाके कब्ज़ा नहीं कर सके, बकाया भारत के ऊपर उन्होंने कब्ज़ा कर लिया, अफ़गानियों ने कब्ज़ा नहीं करने दिया, बंगाल पर कर लिया, असम पर कर लिया, राजस्थान पर कर लिया, पंजाब का पर कर लिया, कश्मीर पर कर लिया, वो क्या होती थी दक्कन पर कर लिया, तो सारे कब्ज़े कर लिए, अफ़गानिस्तान पर उन्होंने कब्ज़ा नहीं करने दिया। इसलिए वो अलहदा हो गए, तो ये पहली पार्टीशन है। अब ब्रिटेन वालों ने बताया हुआ है कि यार ये इनके बेसिकली ना मुसलमान ही रूलर्स रहे हैं। ये अफ़गानिस्तान से ही आते होते थे, तो इनको किस तरह बदनाम करो। वो तो जी बाहर से हमलावर थे, तो वो भारत में आते थे तो बंदा पूछे तुम कौन थे? तुम तो इंग्लैंड से उठकर आए हुए हो और तुमने अपने ये जो चेले-चमाट है, ये गांधी और नेहरू ये यहाँ पर मुसल्लत कर दिए हैं। जो हमें बताया करते हैं कि कौन बाहर से आया था और कौन अंदर से आया था। आप बताएँ ना कि मुस्लिम रूलर जब तक यहाँ पर रहे हैं, जो लुटेरे रहे हैं, उन्होंने कभी अपनी जायदादें लंदन और यूरोप में शिफ्ट नहीं थी की। जब से ब्रिटेन वाले आए हैं, जिन्होंने इनको फॉरेन इन्वेडर्स बताया, देख ले, सारी आरएसएस वालों की जायदादें, पाकिस्तान के पटवारियों की जायदादें लंदन, स्विट्ज़रलैंड में पड़ी हैं। कितनी जायदाद थी महमूद गज़नवी की यूरोप में, कितनी जायदाद थी एंड के ऊपर औरंगज़ेब आलमगीर के दौर में तो यूरोप से बकायदा तल्लक कायम हो चुका हुआ था ना, ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ तक आ चुकी हुई थी। कितनी जायदादें औरंगज़ेब की और उसकी औलादों ने बनाई थी यूरोप में। कितना हिंदुस्तान का पैसा बाहर गया था। सबसे ज़्यादा अमीर हिंदुस्तान औरंगज़ेब शहंशाह के दौर में था, जिसको सबसे ज़्यादा ब्रिटेन की वज़ह से बदनाम किया जाता है। जो ब्रिटेन के चेले, पटवारी और ये जो भगत है ना मोदी भगत, पाकिस्तान, इंडिया में सबसे ज़्यादा बकवास ये औरंगज़ेब के खिलाफ करते हैं। महमूद गज़नी के खिलाफ भी नहीं करते। क्योंकि इन्हें पता है कि सबसे जो बेहतरीन था ना इस एरिया के, इस इलाके के लोगों के लिए शहंशाह, वो औरंगज़ेब था। जो इंडिया दुनिया का सबसे अमीर तरीन मुल्क सिर्फ़ उन 50 सालों में रहा है, जब औरंगज़ेब इधर का हुक्मरान था। अकबर के दौर में भी नहीं था रहा, जिसको ये अकबर द ग्रेट कहते हैं। वो ऐसा शहंशाह इसलिए सबसे ज़्यादा उसे बदनाम किया जाता है। बाद में ये आते हैं अब्दाली वग़ैरह और ये खिलजी वग़ैरह जैसे वो पद्मावत मूवी बनाई थी। मुझे बताएँ ना पद्मावत किसी इलाके की रही होगी ना चाहे वो रियली वैसे तो वो अनारकली टाइप कैरेक्टर है। जैसे ये मुग़ल ए आज़म फ़िल्म नहीं बनी हुई कि अनारकली एक क्या कहते हैं आप होता है ना मिथ होती है। वो वाला करैक्टर है। ये कोई रियल करैक्टर नहीं है, तो उसके ऊपर एक फ़िल्म बन गई मुग़ल-ए आज़म। वैसे ही पद्मावत मूवी बनी हुई है, कि एक मिथ से उठाया गया करैक्टर है, पद्मावत कोई थी, ठीक है? तो वो एक रानी थी, तो उसके ऊपर ये खिलजी साहब का दिल आ गया था। तो ये मुग़ल-ए आज़म जैसी स्टोरी है, कोई रियलिटी नहीं है इसमें, ठीक है? लेकिन उसमें आप देख लें कि उसमें एक और बादशाह भी होता है जो जंग लड़ता है, जो होता है पद्मावत का आशिक, इसके अलावा खिलजी के अलावा, ठीक है? मुसलमान को आशिक बनने का कोई नहीं हक है, लेकिन हिंदुओं को हक है, हिंदुओं के साथ इश्क फरमाने का, तो वो तो इश्क फरमाता रहा था फ़िल्म में, ठीक है? तो वो उसकी भी कोई रियासत होगी, उसका भी कोई कैपिटल होगा, किसी को पता? पद्मावत ये जो चाहे एक रियल कैरेक्टर नहीं है, उसको किसी जगह का तो दिखाया गया ना, रानी दिखाया गया ना, तो वो कहाँ की थी? कौन-सा कैपिटल था उसका, किसी को पता? खिलजी के कैपिटल को सारों को पता। जो विलेन है, दिल्ली है, उसका कैपिटल तुम आज भी कैपिटल समझते हो अपने मुल्क का, हैं? जो हीरोज़ हैं, उनके कैपिटल्स के तुम्हें नाम भी नहीं याद। ये पूना, पटना, ये राजगढ़, ये मैंने ही आपको नाम बता रहा हूँ ना, तो ये कितने बंदों को पता होंगे कि ये भी कोई कैपिटल थे। तो इनको बनाएँ कैपिटल, कि अगर आपके हीरो हैं तो। मराठास आपके हीरो हैं या मौर्य फैमिली आपकी हीरो है, तो यार आप अफ़गानियों के बनाए हुए कैपिटल दिल्ली को क्यों अभी तक कैपिटल बनाए बैठे हैं? अगर वो आपके हीरो नहीं है, वो तो विलेन है। तो ये टोटल ड्रामेबाज़ी है, जालत है।
मोदी और नवाज़ शरीफ ही पढ़े-लिखे नहीं है, तो इनके जो फ़ॉलोअर्स हैं वो कैसे पढ़े-लिखे होंगे? मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान और इंडिया में ना कुछ लोग ऐसे हैं जैसे स्कूल जो होता है ना कि स्कूल का नाम बस उनका उन्होंने सुना होता है भागने से। या जब वो किसी बंदे को नकल मरवाने जा रहे हों, तो तब वो होता नहीं है इम्तिहानी सेंटर के बाहर कुछ लोग खड़े होते हैं, वो नकल करवाने के लिए जो पाइपें तक चढ़ के दिखा के और दीवारों तक चढ़ रहे होते हैं। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के सिंध में भी दिखाया जा रहा होता है। तो ये बेसिकली वो कौम है, आरएसएस और पाकिस्तान के पटवारी, टोटल जाहल। इनका स्कूल से तल्लक अब जोड़ा जाए तो बस ये पता चलता है हाँ, ये बंदा स्कूल से भाग जाया करता था। या ये पता चलता है हाँ, वो नकल मरवाने के लिए ये कहीं स्कूल जाया करता था। इम्तिहानी सेंटरों में ना ये नकलें चलवाने के लिए जाया करता था। ये वो लोग हैं। इतना बस इनका पढ़ाई से तल्लक है। तो ये फिर इनका इनका ब्रेन वॉश करना तो सबसे ज़्यादा आसान है ना। मोदी और नवाज़ शरीफ का सबसे आसान टारगेट ना पाकिस्तान के पटवारी और इंडिया के भगत हैं, जिनको मोदी भगत या आरएसएस भगत भी कहते हैं। सबसे आसान है उनको फुद्दू बनाना। सोचते ही नहीं है कि यार अलेक्जेंडर द ग्रेट ग्रेट कैसे है? इतनी दूर से वो पाकिस्तान और इंडिया में शादी अटेंड करने आया था, वो जो राजा पोरस से जंग करने आया था, ठीक है? ये जो अशोका और ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, ये इतने बड़े इलाकों के ऊपर जा के ये हमले करते रहे, भारत से बाहर भी निकल के ज जाते रहे, जो बताया जाता है कि लो जी अखंड भारत में तो भूटान भी शामिल है। तो इन्होंने क्या माँ ब्याही हुई थी भूटान में जाते थे? लूटमार ही करने जाते थे ना, कब्ज़े ही करने जाते थे ना, इन्वेड ही करने जाते थे ना। तो यार जब भूटान से कोई बंदा उठ के आ जाए, अफ़गानिस्तान से कोई बंदा उठ के आ जाए इंडिया में इन्वेड करने के लिए, तो तुम मरने वाले हो जाते। तो ये बस ऐसे ही लोग हैं। तो अब आप लोग भी अपनी राय कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। देखने का शुक्रिया।